हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम कुछ मामलों की बात करके आपको नई चीज़ सिखाने वाले हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैंने ही अपलोड किया था 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस मेंटेनेंस केस में, जिसमें यह कहा गया कि 125(4) पहले डिसाइड होगा, उसके बाद इंटरिम डिसाइड होगा। लेकिन इसके लिए आपको पता है एक बुनियादी ज़रूरत है कि 125(4) की एप्लीकेशन आपने इंटरिम के पहले लगाई हो। अब मान लेते हैं केस सेम है, लेकिन पति अपनी तरफ से 125(4) फाइल ही नहीं करता, तो क्या उसको ये रिलीफ मिलता? बिल्कुल भी नहीं। यानी इससे सीधी सी एक बात पता चलती है कि सही समय रहते आप राहत अपनाएंगे तभी रिलीफ मिलेगा। सही समय रहते आपने एप्लीकेशन लगाई इसलिए ऑर्डर हुआ, सही समय रहते आपने इसको ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया, इसलिए आपको राहत मिली। अब दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोग सही समय पे सही स्टेप लेते ही नहीं, और जब बुरी तरह से फंस जाते हैं फिर उन्हें लगता है कि शायद वो किसी से राय ले लेंगे और जादू मंतर हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। कल एक्चुअली दो सिमिलर मामले मेरी नॉलेज में आए। पहला मामला ऐसा था जिस मामले में पति के ऊपर मेंटेनेंस बन गया था और उस मेंटेनेंस के खिलाफ उसने सब कुछ कोर्ट में लगाया था। उसका एक कहना था मैंने सारे सबूत दिए थे, बढ़िया आर्ग्यूमेंट किए थे, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी मेरी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया। एक ऑर्डर हो गया और उस ऑर्डर से इकट्ठा होकर के अब एरियर हो गया 4-5 लाख का, जिसकी रिकवरी पत्नी ने फाइल कर रखी है। अब मैं क्या करूं? अब आप पूछ किस स्टेज पर रहे जब आपका पूरा केस खत्म हो चुका है और रिकवरी आपके ऊपर चल रही है। अब आप पूछ रहे हैं मैं क्या करूं। अब हमारा उनसे प्रश्न था कि जब आपका ये ऑर्डर हुआ ये कब हुआ था, तो उन्होंने बताया 2 साल पहले हुआ था। अब हमने कहा जब आपके पास सब कुछ था, आप कह रहे मैंने सारे एविडेंस लगाए थे, मेरे पास हर चीज थी, आर्ग्यूमेंट अच्छे करे थे, कंसिडर नहीं हुए, तो आपने उसे उस समय क्यों नहीं चैलेंज किया? 3 महीने का आपके पास लीगल टाइम होता है, आपने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। आप उस ऑर्डर को चैलेंज करते, उसका मेंटेनेंस उसमें जीरो कराते अगर आपके पास प्रूफ थे, आज आपका एरियर बंदा ही ना होता। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि मन मर्जी से जब आपके ऊपर जो है गाज गिरेगी तब आपको याद आएगा कि अब मैं चैलेंज करूं। अब 2-2.5 साल के बाद ना तो ऑर्डर चैलेंज होता है और ना जो वो एरियर खड़ा है वो किसी भी तरह से हटता है। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, देर सवेर आपको पैसा देना पड़ेगा जो एरियर में बंधा हुआ है। एक और सिमिलर मामला मेंटेनेंस केस में ही कल आया। उस केस में पति कहता है साहब मेरे को कुछ ऐसा बता दो कि मैं एक एप्लीकेशन लगा दूं कि मेरा मेंटेनेंस रुक जाए, क्योंकि मेरा इंट्री मेंटेनेंस बंधने वाला है। हमने उनसे पूछा कि आपकी पत्नी कोई काम करती है? बोले कोई काम नहीं करती। बोला आप काम करते हो? हाँ मेरी सरकारी नौकरी है। अच्छा, आप रिप्लाई फाइल कर चुके हो? हाँ मैं फाइल कर चुका हूँ। आप अपना एफिडेविट दे चुके हो? हाँ मैं दे चुका हूँ। अपनी इनकम डिक्लेयर कर चुके हो? हाँ मैं कर चुका हूँ। यार जब आप सभी कुछ करके बैठ गए तो अब क्या हो सकता है? अब तो ऑलरेडी सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, चाहे वो गलत हुई चाहे वो सही हुई। अब तो जब इंट्री मेंटेनेंस तय होगा तो आपके वही डॉक्यूमेंट्स कंसिडर होंगे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर आप किसी से सजेशन लेना चाह रहे थे तो इन सब कामों को करने से पहले सजेशन लेते, तब कोई आपको बता सकता था कि आप ऐसा कर लो, इससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। इसी तरह से एक मामला और आया। उस मामले में बंदा कहता है कि साहब मैं नीचे वाली कोर्ट में 498A में एक डिसमिसल एप्लीकेशन लगा दी। अब वो डिसमिसल एप्लीकेशन तो हो गई खारिज जो होनी ही थी। हमने आपको कई बार डिटेल वीडियो बना के बताया है कि नीचे की कोर्टों में डिसमिसल या डिस्चार्ज जनरली कोर्ट नहीं करता है, और आप अगर जाना भी चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट जाना होता है। अब डिसमिसल आपकी रिजेक्ट हो गई, चार्जेस ऑलरेडी आपके ऊपर फ्रेम हो गए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलने लगा। अब आपको ध्यान आया कि मैं क्वेश्चन में चला जाऊं क्या? जबकि आपको कई बार समझाया कि अगर आप क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो तुरंत जाइए, जैसे आपकी चार्जशीट फाइल होती है चार्ज फ्रेम होने से पहले ही जाइए, क्योंकि ऐसे भी मामले देखे गए चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट कंसिडर करने से मना कर देता है, या प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होने के बाद कोर्ट कह देता है कि अब तो ट्रायल चालू हो गया, अब आप ट्रायल ही चलाइए। यानी क्या चीज थी? समय की गलती थी इन सारे ही मामलों में जितने आप देखो। और देखो, अगर एक बार समय हाथ से निकल गया, गलत स्टेप उठ गए, ये लिटिगेशन में कोई भी स्टेप बैक नहीं है, ना कोई जादू मंतर होता है। फिर जो हो गया उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और जो आदमी सही समय पे स्टेप लेता है, नजारे आपके सामने होते हैं। सही समय पे आप पर्जरी फाइल कर दो। ऐसे मामले देखे जहां लड़कियां कोर्ट में आना बंद कर देती हैं क्योंकि उनको एक डर होता है मन में कि ये चीज खुल गई कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। तमाम मामले हैं ऐसे, कई मामले ऐसे हैं सही समय पे काउंटर केस फाइल किए, लड़की ने आके फ्री में सेटलमेंट कर लिया। लेकिन तकलीफ और दिक्कत हमारी यही है कि समय रहते कुछ करते नहीं, जब बुरी तरीके से फंस जाते हैं तब हमें याद आता है साहब मैं इस पर कोई काउंटर केस कर सकता हूं। भाई सेपरेशन को कितने टाइम हो गए? बस 4 साल हुए। क्या लॉजिक है? काउंटर केस सही समय पे नहीं करते, पर्जरी केस सही समय पे फाइल नहीं करते, रिप्लाई और एफिडेविट देने से पहले सलाह नहीं लेते, और क्वेश्चन सही समय पे फाइल नहीं करते। क्या होगा फिर? आप फंस गए। अब एक मान लो कोई बंदा कहता है मेरा सा 498 केस 6 साल से चल रहा है,
125 चला था, उसमें मेरा 6 लाख का एरिया बना हुआ, रिकवरी चल रही है, बताओ मैं क्या करूं? कैसे रोक लोगे? क्योंकि आपने सही समय पे सही स्टेप लिए ही नहीं। ऐसे मामलों में तो बस आपको कोई भी बताएगा यही कह सकता है कि भैया जब 6 साल हो गए तो अब आगे बढ़िया से केस चला लो ताकि सजा ना हो। इससे ज़्यादा कोई क्या कह लेगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देसी घी अधिकतर लोगों को हजम नहीं होता। ये मैंने अच्छे से देख लिया है। एक हमारा मामला था, उस मामले के अंदर लड़के का सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक मामले में मेंटेनेंस कैंसिल हो चुका है, एक मामले में 7,000 रुपये प्रति माह बनाए, और अगर प्रॉपर तरीके से आगे चलता तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता। बोला सर मुझे केस नहीं लड़वाना। ठीक है भाई, मत लड़वा। और अपने आप विदाउट एनी एडवाइस लड़की का हाथ पकड़ा और अपने घर ले गया। मैं तो दोबारा पैचअप करना चाहता हूँ। ले जा भाई, कोई बात नहीं। केसेज खत्म नहीं किए, कोई प्रॉपर सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया। लड़की ने वहां जाकर के हाय तौबा मचाई, परेशान हो गया। अब दोबारा लड़की आई, अब उसने फिर दबा के केसेज कर दिए, रिकवरी सब बनी पड़ी है। अब बोलता है फोन करके साहब मैं क्या करूं? तो हमारे यहाँ पे स्थिति यह है कि जो आदमी स्पष्ट बोलेगा, साफ बोलेगा, कड़वा बोलेगा, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। और जो आदमी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको चने के झाड़ पे चढ़ा के सपने दिखा दे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यूं खत्म हो जाएगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, वो सबको बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह की बातों में आकर मैक्सिमम हमने देखा लोग स्टेप्स उठाते हैं। साहब मेरा दोस्त तो ऐसा कह रहा था, ये हो जाएगा, मेरे दोस्त ने तो LLB कर रखी है, वो ऐसा बता रहा था, ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह से लोग अपने केसेस खराब कर लेते हैं लोगों की बातों में आकर कि साहब मेरे रिलेटिव तो ये कह रहे थे, मेरा दोस्त ऐसा कह रहा था, मेरा जानने वाला ऐसा कह रहा था, उसके केस में ऐसा हुआ था, उसके केस में ऐसा हुआ था। तमाम अपने एजम्पशंस बना बना करके पूरे केस की लुटिया डुबो लेते हैं। उसके बाद एडवाइस लेने जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे जिससे मर्जी एडवाइस ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर केसेज को सही से चलाना चाहते हो तो लॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा, बैठ के सब चीज़ समझनी पड़ेगी, हर चीज़ का प्रॉस कॉन्स देखना पड़ेगा, इंटेलिजेंस से काम करना पड़ेगा। ना ही आवेश में आके काम करना है और ना ही दुख और त्रास में आके काम करना है। दोनों तरीके से अगर आप चलोगे, यानी इमोशनली अगर आप चलोगे, तो मार खा जाओगे इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।